नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, उसका नाम है गुणनखंडों की संख्या तथा उसका योग। गुणनखंड और गुणनखंड कितने बनेंगे किसी संख्या के और उनका योग कितना निकलेगा, ये पढ़ेंगे। जब आप इस टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बताने जा रहे हैं कि गुणनखंडों की संख्या क्या और उसका योग क्या होता है। लेकिन इस पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जो नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। मैं एक टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। जब मैं वीडियो बता रहा हूँगा, समझा रहा हूँगा, तो आप उस पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। जब आप कुछ ध्यान से सुन रहे होंगे तो स्वतः ही आप पूरा वीडियो देख लेंगे और आसानी से समझ लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत में मेरे बताने मात्र से ही आप समझ गए हैं तो ये गलतफहमी है आपकी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसी मैं बोल जाऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को समझने में सहायक होगी। ठीक है, तो आप शुरुआत में नहीं कि आप गुणनखंड जानते हैं तो आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी आ गई है, इसका योग निकालना हो गया। उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ आपको कि गुणनखंडों की संख्या उसका योग बता रहा हूँ, और जब मैं इसको बता रहा हूँ तो एक संपूर्ण गुणनखंडों की संख्या उसका योग होगा। फिर उसके साथ हम लोग जब गुणनखंड करते हैं तो उसमें हम लोग संख्या देखते हैं, विषम कौन सी और सम क्या कौन सी हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या और उसका योग और विषम गुणनखंडों की संख्या तथा उसका योग, तो दो तरह के प्रश्न और बन जाएंगे। मतलब कि तीन तरह के प्रश्न बनते हैं इस तरह के टॉपिक से। तो ये इसको अच्छे समझिए। मैं इसीलिए मैंने बोल दिया हूँ स्टार्टिंग में, इसे पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अधूरा देख के जाएंगे तो कहीं भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं गुणनखंडों की संख्या और उसका योग। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया कि 8 ले लिया। अब 8 का जब गुणनखंड करने चलते हैं तो क्या करते हैं आप यहाँ पर, तो 8 का फैक्टर करना शुरू करते हैं ना। तो चलिए 8 का फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो 2 चौक 8 किया, 2 दूनी 4 किया, 2 एकम 2 किया। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली, कितनी बार 2 मिला, 1 2 3 बार मिला ना। तो 3 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला। तो ये क्या, ये तो गुणनखंड हो गया। लेकिन गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि 2 से डिवाइड हुआ है। पूरी की पूरी संख्या 2 टाइम्स से ही चली गई है ये। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स से ही चली गई है। तो 2 की पावर कितना हम लगा दें 8 को लिखने के लिए, यही तो गुणनखंड निकला है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 2 की पावर 3। हमेशा जब किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट हो रही है, जो भी उसकी पावर होगी, चाहे वो 1 टाइम हो, चाहे 2 टाइम हो, चाहे 3 टाइम हो, उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब 8 का हम गुणनखंड निकाले हैं, 8 का जब हमने फैक्टर निकाला तो 2 की पावर 3 मिला, और 3 में हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो गई, 4। तो गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। तो सर आप कहेंगे सर ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या इसी से कुछ हुआ है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसी से हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो हमने 8 को क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, 2 की पावर हमने 3 लिखा है। 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिखा है। तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 8 को अब इस तरह से हम ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, देखिए ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। हमने क्या लेंगे, इस 2 को लेंगे, इस 2 को लेंगे, इस 2 को लेंगे। तो ये लेने से पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे बिल्कुल कि एक बार हम लोग 2 की पावर 0 लेंगे, फिर एक बार 2 की पावर 1 लेंगे, फिर एक 2 की पावर 2 लेंगे, फिर एक 2 की पावर 3 लेंगे। ये गुणनखंडों की संख्या हुई। तो 8 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी गुणनखंडों से जो संख्या निकली है, मतलब कितनी संख्या निकली, 4 निकली। यही 4 मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया है। ठीक है, तो देखिए 4 टाइम्स जो निकाला है मैंने, तो देखेंगे कि 8 किससे डिवाइड हो रहा है, क्या 2 की पावर 0 से डिवाइड हो रहा है। तो कहेंगे सर 2 की पावर 0 से कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1 से क्या 8 डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। 1 8 जाए 8 डिवाइड हो गया। अच्छा 2 की पावर 1 से क्या 8 डिवाइड हो रहा है, तो कहेंगे हाँ सर 2 की पावर 1 2 4 जा 8। क्या 2 की पावर 2 से डिवाइड होगा, 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो आ गया 4, 4 दूनी 8। क्या 2 की पावर 3 से डिवाइड मतलब 8 से, तो 8 बन जाए 8, चला गया नहीं चला गया। तो जो गुणनखंड निकलेगा, जितनी संख्याओं में निकलेगा, उन सभी अलग अलग संख्या से वो जो आपकी वैल्यू होगी, जिस वैल्यू का आप गुणनखंड निकाल ले, वो डिवाइड होना ही है। ठीक है, ये तो उदाहरण के लिए मैंने एक
एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, तो ये तो जहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ गए। लेकिन कभी कभी एक ऐसा फैक्टर भी आपको मिलेगा, एक ऐसी संख्या भी मिलेगी जिसमें जब आप फैक्टर कर रहे होंगे, उसका गुणनखंड कर रहे होंगे, तो उसमें कई संख्याएं मिलेंगी। हो सकता है वो 2 से डिवाइड होने के बाद फिर 3 से डिवाइड हो, फिर 5 से डिवाइड हो। तब क्या करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए? तो चलिए उसको देखते हैं, उस तरह का उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए उदाहरण के तौर पे मैं एक संख्या ले रहा हूँ, लेता हूँ 240। मैंने ले लिया 240। अब 240 का फैक्टर जब करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 का 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12, 2 छक 12 किया, 2 तिहाई 6 किया, 2, फिर 2 ले लिया मैंने, फिर 2 15 टाइम्स चले जाएगा, फिर अब तो 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, ये फैक्टर निकला। अब देखिए यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसमें 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स है? 2 4 टाइम्स है। गुड, इनटू कर लिया। फिर 3 कितने टाइम्स है? 3 इंटू 1। ठीक है, फिर 5 कितने टाइम्स है? तो 5 इंटू 1। यही तो हुआ, यही तो इसका गुणनखंड, यही तो हमने फैक्टर निकाला है इसका। लेकिन क्या ये संख्या है गुणनखंडों की? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो फैक्टर वाला मैंने निकाला है कि ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 240 मिल जाएगा। लेकिन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी वो, क्योंकि हमको हमारे चैप्टर वो संख्या निकालना है हमको। तो कुछ मत करिए, मैंने क्या कहा कि जो भी फैक्टर निकलता है, जिस वैल्यू से भी डिवाइड हो रहा हो, उसकी एक पावर एक बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसकी एक पावर बढ़ा देते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। वही उसका क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी। तो देखें, सबकी पावर ले लीजिए, सबकी पावर ले लीजिए, सबकी पावर ले लीजिए। तो 4 में एक पावर जोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे? देखिए गुणनखंडों की संख्या 4 में एक जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 लिखा, फिर इंटू करेंगे, फिर 1 में 1 प्लस 1 करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 1 में 1 प्लस 1 करेंगे। देखिए मैंने कहा पावर में ऐड करने के लिए कहा है ना मैंने, सब में पावर। मैंने वहाँ पे क्या बोला था? मैंने जो घात है, जो पावर है, उसमें एक जोड़नी है। तो 4 में एक जोड़ा 5 आ गया, 1 में एक जोड़ा 2 आ गया, 1 में एक जोड़ा 2 आ गया, 5 दूनी 10, दूनी 20। तो इस तरह से आपके गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई? 20 निकल गई। गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई? 20 निकल गई। क्या आप लोग को समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 2 की पावर जो भी पावर है उसको ऐड कर, उसमें एक ऐड कर लीजिए और क्या करेंगे? फिर उसको मल्टीपल कर दीजिए, वही फैक्टर की संख्या निकल जाएगी। वही हमारी क्या होगी? फैक्टर गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर, हमने आपको बताया 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं बताइए? 2 की पावर 4, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बस इतने ही तो होंगे, इतने ही तो होंगे। तो देखिए कि तो इसको करते जाए, 2 की पावर 1, 2 की, अभी देखिए 4 तक आपको लेके जाना है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कर लीजिए, फिर 2 की पावर क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो देखिए 5, यही तो लिखा मैंने 5। अब ये 3 के पावर 1 पे जाइए, तो क्या 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। देखिए 2 वही तो लिखा है मैंने। 5 की पावर क्या? तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। देखिए तो इसका मतलब कि इन सबसे डिवाइड होगा ना, तो देखिए 2 की पावर 4 के 2 की पावर 1 से डिवाइड होगा। हाँ, 2 से भी डिवाइड, 2 की पावर 3, 8 से भी डिवाइड होगा, 2 की पावर 4 मतलब कि 16 से भी डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लिया, और अगर शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक भी समझ लिया आपने। तो जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो संख्या की बात हो गई। जब हमने संख्या निकाल ली तो अब हम इसमें योग भी निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? अभी तो संख्या निकाली है, योग हमको कैसे निकालना है? तो योग निकालना भी बिल्कुल आसान है। उसमें क्या करते हैं? योग करने के लिए जो भी हमने 2 की पावर 4 बनाया, तो 2 की पावर 4 में कितने फैक्टर बने हैं? 5 बने। 3 की पावर में कितने फैक्टर बने हैं? कितने गुणनखंड बने हैं? 2 बने। इसके कितने बने हैं? 2 बने। तो जितने भी आपकी पावर जो लिखते हैं हम लोग, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, उन सभी को जोड़ लेंगे। तो चलिए ये लिखते हैं। अगर 2 की पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? तो आप कहेंगे हाँ सर, इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये योग निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान समझेंगे। अब 3 की पावर 1 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पर 5 की पावर 0 और 5 प्लस 5 की पावर 1। देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं। तो चलिए
इसको 1 लिखिए, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 16 हो जाएगा। इसको जोड़ डालिए, इसको क्या लिखेंगे, इंटू 3 हो जाए, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा। इन सबको जोड़ डालें, और जब जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ लेते हैं। 16 और 8 24, 24 4 28, 28 2 28, 2 30, और 30 1 31, 31 इंटू 3 1 4 इंटू 5 1 6, 6 चौका 24, 31 इंटू 24 जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 744। क्या मिलेगा, 744। तो 744 क्या आया, गुणनखंडों की संख्या का योग, गुणनखंडों की संख्या का योग। तो गुणनखंडों की संख्या का योग है ही तो है, देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर इंटू 3 की पावर 0, इस तरह करते करते हमने, तो दोनों का फंडा अलग हो गया, दोनों का फंडा अलग हो गया। क्या दोनों चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई, दोनों का तरीका अलग है, लेकिन जब आप इसको समझ गए हैं, तो जब आप फैक्टर समझ गए कि कितनी संख्या निकली, उसी संख्या को हम लोग क्या करें, जोड़ के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। अब इसी सवाल से हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, इसी सवाल से हम देखेंगे, जब मैंने इतना हम समझ गए हैं तो इसी सवाल से हम समझेंगे क्या, कि सम संख्याओं का गुणनफल मतलब सम संख्याओं का मतलब सम गुणनखंडों की कितनी संख्या है और विषम गुणनखंडों की कितनी संख्या है। तो आइए तो इसी में देखते हैं सम की, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बहुत अच्छा उदाहरण है। एक ही उदाहरण से हम लोग सभी चीज़ें समझ लेंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या जब हम बोल रहे हैं तो हमेशा सम जब बोल रहे हैं तो सम संख्याओं पे हमको कुछ ऐसा कुछ दिमाग में हमारे आ रहा होगा कि जब सम बोलना है तो क्या सम संख्याएं लेंगे या सम संख्या से कुछ संबंधित है कोई चीज़। तो सम संख्या से क्या संबंधित है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि आप लोग क्या करें कि किसी भी संख्या में, इसमें हमको ध्यान देंगे कि जब हम संख्या इसको लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि जब हम ये जितने भी गुणनखंड लिखे हैं या जितनी भी चीज़ लिखे हैं तो उसमें क्या करेंगे कि जो पावर है, देखिए अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये हमने क्या निकाला था, एक बार फिर से आइए, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, संख्या निकाला था ना ये। तो अब यहीं से संख्या हमको निकालने में मदद मिलेगी, किसकी, सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे मिलेगी, 2 की पावर 4 लिखा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 4 में एक जोड़ लेते थे ना, जोड़ लेते थे, फिर इसमें क्या करते थे, इसमें एक जोड़ लेते थे, इसमें एक जोड़ लेते थे। लेकिन जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे होंगे तब क्या करेंगे, 2 की पावर जो 4 दे रखा है, जो 4 पावर दे रखा है, इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, 4 ही लिख लेंगे। इनटू क्या करेंगे, अब सब में एक एक जोड़ लेंगे, विषमों में जोड़ लेंगे लेकिन सम वाले में नहीं जोड़ेंगे। ये याद रखना आपको, सम संख्या में कुछ नहीं जोड़ेंगे, सम संख्या की घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे। और जो विषम संख्या है, विषम संख्या 3 और 5 है, इसकी घात में जोड़ लेंगे, क्योंकि हम निकाल क्या जा रहे हैं, ये तरीका है सम गुणनखंडों की संख्या निकालने जा रहे हैं। तो 4 को हमने 4 ही लिख लिया, लेकिन एक को क्या लिखेंगे, आप बोलिए 2, इसको एक को क्या लिखेंगे, इंटू 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16। 16 क्या हो गया, सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई। क्या निकल गया, सम गुणन। अब आइए सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग। ये तो सम गुण संख्या निकल गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 5 × 2 × 2, लेकिन ये सभी गुणनखंडों की संख्या है। लेकिन जब सम में आएंगे तो देखेंगे कि आपकी 4 संख्याएं रिड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर 20 थी, यहाँ पर 16 हो गई। वो कौन सी हैं, वो विषम वाली ही चली गई हैं, वो विषम वाली मैंने नहीं ली हैं। इसका मतलब ये हो कि विषम वाली हट चुकी हैं अंदर से। तो वो तरीका क्या है, ये फॉलो किया कि पावर जो हम एक ऐड कर रहे थे सम के अंदर भी और विषम के अंदर भी, तो सिर्फ विषम वाले में ऐड करेंगे, सम वाले में ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं योग में। योग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फैक्टर जो लिखे हैं यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत हम लोगों ने जो फैक्टर लिखा है इसका, तो एक बार फैक्टर फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 2 की पावर 4 फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसमें क्या करते थे हम लोग, संख्या निकालते वक्त जोड़ते थे, और इसमें क्या करते थे,
संख्या जब संख्या निकालती थी तो जोड़ के हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और इसमें जो संख्याएं हमारी बनती थी जितनी बार उसको जोड़ के फिर गुणा करते थे। तो कुछ इसमें भी ऐसा ही करना होगा। तो कुछ इसमें क्या करना है ये चीज़ ध्यान देना है, कुछ इसमें क्या करें तो इसमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पर हम एक जोड़ नहीं रहे थे और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम 2 की पावर जैसे हमने 0 यहाँ पर लिया है तो घात 0 वाली संख्या लेंगे ही नहीं, घात 0 वाली संख्या लेंगे ही नहीं और पूरा सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे। तो देखेंगे इसी को फॉलो करेंगे, 2 की पावर 0 वाली संख्या लेंगे ही नहीं तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 ब्रैकेट बंद, फिर इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर उसके बाद 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हम कर देंगे। क्या आप लोग के समझ में आया? हमने क्या नहीं लिया यहाँ पर, हमने 2 की पावर 0 नहीं लिया क्योंकि हम क्या निकालने हैं, सम गुणनखंडों का योग निकालने हैं, इसीलिए। अब इसको आप लोग कैलकुलेट, आप आसानी से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको वैल्यू आप क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वापस मल्टीप्लाई कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, बस लास्ट है ये कि विषम गुणनखंडों की संख्या हमको बस निकालनी है, उसके बाद ये वीडियो आपका समाप्त होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए विषम गुणनखंडों की संख्या देख लेते हैं जल्दी से। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या जब ध्यान दे हम लोग पढ़ रहे हैं तो विषम को सिर्फ ध्यान देना है, सम को नहीं ध्यान देना। हम क्या करें यहाँ इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर फिर से संख्या है ना, तो फिर इसी को हम लोग ध्यान दें, जो पहला उदाहरण हम लोग किए हैं तो इसको हम लोग फिर से स्पष्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर फिर से लिखा ही हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 दे रखा है। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या निकालेंगे तो सम वाली संख्या ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, सम वाली संख्या छोड़ ही देंगे, यहाँ पर कुछ लेंगे ही नहीं। तो क्या ले लें, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसी को हाँ यहाँ पर देखिए क्या 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिखेंगे। तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे, उसके अंदर हम लोग कुछ ऐड भी करेंगे। ऐड क्या करेंगे, क्या यही लिख लें? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते रहे हम लोग। जब हम लोग सम निकाल रहे तो इसमें नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन जब हम विषम निकाल रहे तो हम सम को ही छोड़ दे रहे, पूरा विषम ही ले रहे हैं। तो क्या 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ही लिख लें हम लोग? तो कहेंगे नहीं सर, इसमें जैसे कि हम लोग जोड़ते थे वैसे ही हम जोड़ भी लेंगे। तो 3 की पावर 2 और 5 की इंटू 5 की पावर 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 25 इंटू 3 त्रिका 9, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 9 पंचे 45 के 5 लेगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 225 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, 225 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसको मिटाते हैं हम लोग। पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखा था 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो हम लोग पावर को ऐड कर रहे थे। हम लोग क्या करें, फिर से ये बार देख लेते हैं। हम लोग पावर को ऐड कर रहे थे, पावर 1 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 की पावर 2 किया इंटू 5 की पावर यहाँ पर 2 किया। तो क्या इसका मल्टीपल करके जो हम लोग निकाले हैं 225, क्या आंसर सही आंसर नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या यहाँ पे बताया आप लोगों को, यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई करना है ना कि संख्या को। तो पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 + 1, यहाँ 1 + 1 कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पावर को। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे तो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 होगी इसकी संख्या। अब आइए इनका विषम गुणनखंडों का योग देख लेते हैं। लास्ट है ये विषम गुणनखंडों का योग। जब हम देखेंगे तो हम लोग क्या इसमें क्या किया, हम लोगों ने सम को छोड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या सम को छोड़ेंगे, बिल्कुल सम को छोड़ ही देना है बिल्कुल। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिखा है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और हम लोग क्या करेंगे, जब हमने कहा कि सम को छोड़ ही देना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका 2 फैक्टर होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, इसको लिखेंगे 5 की पावर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी पावर में एक ऐड होना है, एक
ऐड होना है। तो इसको अब क्या करते थे हम लोग, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 करते हैं हम लोग। जो 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ लिखते हैं। और 5 प्लस 1 6, 6, तो 6 चौका 24। तो 24 क्या हो गया, योग हो गया। विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना निकला, 24 निकला। तो देखिए विषम निकालना बहुत आसान है, सीधे सम को छोड़ ही दीजिए, बाकी सारा रूल फॉलो कर लीजिए। थोड़ा सा जो सम निकालने का तरीका वो थोड़ा टेढ़ा है, तो उसको अगर आपको यहाँ नहीं समझ में भी आया, भूल रहे हैं आप लोग, तो एक बार रिमाइंड में जाइएगा, जो मैंने बताया आप उस समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, दोबारा जब वीडियो बना रहा हूँगा तो वहाँ पर फिर से मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है वीडियो। आज मैं मैथ से संबंधित जो टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है आवर्ती अंक। आवर्ती अंक, आवर्ती अंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर्ती अंक को क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर या आवर्ती संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, आवर्ती संख्या या रिकरिंग डिजिट या रिकरिंग नंबर हम लोग कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, आवर्ती अंक, इसमें आप लोग बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता तो होगा लेकिन जब प्रश्न आता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता होगा, या आवर्ती अंक सुनते आपके दिमाग में कुछ आता नहीं होगा कि कैसा अंक होता है ये। तो वो हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि आवर्ती अंक होता कैसा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिकरिंग नंबर कहते हैं, ध्यान देंगे, या आवर्ती संख्या भी कह सकते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। आवर्ती अंक पे कोई भी अगर वैल्यू दे रखा है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले तो प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है उसका, तो जैसे कि आपकी कोई संख्या इस तरह से लिखी है 0.055555, इस तरह से लिखी हुई है कोई संख्या आपकी लिखी हुई है डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, जो भी रिकरिंग नंबर होता है डेसिमल पॉइंट के बाद ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी हम संख्या लेते हैं उसी को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी है तो क्या 5 फिर लिख दिया, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, इस तरह से करते करते चला जा रहा है, ये बिल्कुल चलता चला जा रहा है। तो क्या हम लोग कितनी लंबी संख्या लिख देंगे, नहीं लिखेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जब कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड की जाती है तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बार बार रिपीटेशन होने लगता है। डेसिमल पॉइंट के बाद किसी संख्या किसी डिजिट का क्या हो जाता है, रिपीटेशन होने लगता है। संख्या नहीं कहेंगे, किसी डिजिट का, इसी में आवर्ती अंक बोला है, किसी अंक का बार बार क्या होता है, रिपीटेशन होने लगता है। तो किसी अंक का जब रिपीटेशन होता है तो कितना हम ले सकते हैं, है तो वैल्यू ही, पूरी वैल्यू होती है वो कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसको। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको लिख देंगे 0.5 बार लगा देते हैं उसके ऊपर। उस पर क्या एक निशान लगा देते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लें। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हमने लिख दिया कि 0.5 बार लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 5 का रिपीटेशन डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार होता रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने बार का निशान लगा दिया, तो ये इसका मतलब आप समझ गए। अच्छा, अब दूसरी कोई संख्या लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 0.67, फिर 67, फिर 67, फिर 67, इस तरह से ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या का मतलब कि पूरी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है वो कौन कौन से डिजिट का रिपीटेशन, 6-7 का हो रहा है, फिर 6-7 का हो रहा है, फिर 6-7, मतलब 2-2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है साथ में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये भी चलता चला जा रहा है तो इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या कहेंगे। अब तो आपके समझ में थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा कि इसको सर इसको इस तरह से क्या करेंगे, 6 लगा के उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए। यहाँ पर 0.5 बार बार रिपीटेशन हो रहा था तो 0.5 के ऊपर बार लगा दिया। अब यहाँ पर 0.67 2 डिजिट के ऊपर रिपीटेशन हो रहा है तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया 6-7 के ऊपर। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं लेकर। मान लीजिए लिखा है 6.657, यहाँ से 7 का रिपीटेशन होना शुरू हो गया।
7 तब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे 6 5 7 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 2 का तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 डिजिट ऐसी हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 7 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 7 में सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी भी संख्या या किसी भी डिजिट का रिपीटेशन जब होता है तो उसको हम प्रेजेंट करने का इस तरीके को अपनाते हैं। अब प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न कैसे बन जाता है, यहाँ पर एक चीज़, अब यहाँ प्रश्न भी देखें ना कि प्रश्न किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर पॉइंट के बाद ही वाली, क्या ऐसी संख्या हमेशा मेरे सामने आती है कि पॉइंट के बाद ही कोई डिजिट दे रखी हो? नहीं, हमेशा इस तरह से भी आ जाती है, 2.67 बार भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2.676767 इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है, तो मैंने इसको क्या लिखा है, इस तरह से लिख दिया है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। अब इसको आप इतना तो आप समझ गए कि हाँ सर ये चीज़ रिपीटेशन किस तरह से हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना है प्रश्न क्या आ सकता है। 0.5 अगर बार लिखा है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसका कोई और रूप भी है क्या? तो आप कहेंगे हाँ इसका और रूप भी है, जो मैंने समझा कि 0.5 के ऊपर बार लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5555 करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से बार बार रिपीटेशन भी ना करें, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेशन भी ना हो किसी डिजिट का, और हम इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि 5 लिखिए और 5 के नीचे 9 लिख दीजिए। अब 5 के नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, 5 के नीचे नहीं। कोई भी इसी तरह की संख्या का कोई डिजिट हो और जिसके ऊपर बार लगाओ तो उसके नीचे 9 लिख दिया जाएगा। पूरी बात सुनिएगा, बीच में मत भागिएगा, वरना सब पूरा कॉन्सेप्ट खराब। अब पूरी बात सुन लीजिए कि जब 0.5 लिखा है और 5 के ऊपर बार लगाया तो 9 लिख गया। अच्छा 9 यहाँ लिख दिया। अच्छा तो ये दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए 6 7 के ऊपर इस तरह 2 बार लगाया 2 डिजिट के ऊपर, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर इस तरह से हमको लिखना हो तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे कि इसके लिए क्या करेंगे, 6 7 लिख देंगे और 2 बार 9 लिख देंगे। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी डिजिट के ऊपर अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 1 बार 9 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 3 बार 9 लिखेंगे। ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब ये प्रेजेंट करने का तरीका कोई वैसा तरीका नहीं है। जब आप 99 से 67 को डिवाइड करेंगे तो आपको 676767 बार बार रिपीटेशन में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो देखिए 5/9 लिखा, तो हम जब 5 को डिवाइड करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 5 को डिवाइड करने जा रहे हैं तो इसको सिंपल विधि से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 5 डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके लिए हम लोग पॉइंट लगा लिए। तो 5 अब जो 0 लगाया यहाँ पर तो ये 50 हुआ, तो अब यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब 9 पंचे देखिए 45, अभी भी तो 9 पंचे 45, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो गया। अब कितना बचा, 5 बचा, फिर 0 लगाया, 9 पंचे 45, फिर देखिए 5 ही। अब देखिए अब क्या आपको लग रहा है कुछ संख्या बदल, नीचे कुछ जो हमारा शेषफल आ रहा है वो क्या बदल रहा है? क्या नहीं बदल रहा है। बार बार हमको 50 मिल रहा है और बार बार हमको 5 टाइम्स ले जाना पड़ रहा है। और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार 5 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 9 से 9 नीचे लिख रहे हैं। उसी तरह से जब इसको बार लगाया गया है, जब 67 को 99 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 67 का बार बार रिपीटेशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद होगा। क्या चीज़ आप लोग को समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ नए तरीके का सवाल देखें। ठीक है, कुछ नए तरीके का सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नए तरीके का सवाल, दूसरा सवाल लेते हैं। अब चाहे आप यहाँ पर 3 पॉइंट लगा लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए आप 0.567 लिख लिया और 3 बार लगा दिया। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे 5 6 7 सीधे सीधे लिख लीजिए और नीचे 3 बार 9 9 9 कर लीजिए। ठीक,
तो इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब अलग तरह का प्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें, कुछ नई तरह की संख्या, नई तरह के हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट लिख के नया तरह का नंबर बनाने का प्रयास करें और उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करें तो किस तरह से होगा। तो देखें 0.45 लिख के और 5 के ऊपर सिर्फ बार लगा रहे हैं, 4 के ऊपर बार नहीं लगा रहे हैं, तब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने इसको इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया है। चलिए यहाँ पीछे देखते हैं तो कैसे प्रेजेंट कर रहे थे। 0.4 लिखा और 5 लिख दिया, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है प्रेजेंट करने का, हम सीधे क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देंगे, लिखेंगे सीधे 45 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 45 लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 45 लिखेंगे। और जो ये 4 है, यहाँ पर ध्यान देंगे, और ये 4 है, इसको इसमें माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 90 से। किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। अब आप कहेंगे 90 से सर क्यों डिवाइड करें, आप तो बताए थे कि जिस डिजिट के ऊपर बार होता है उतना 9 लिखते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ली गई है, ध्यान सुनेंगे, 2 डिजिट ली गई है, उसमें में से जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर बार लगा है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, ध्यान देंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार 9, और जितनी बार नहीं लिखा हो बार लगा होता है उतनी बार 0। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0, तो 9 0 लिख लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जो मैंने बोला, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक बार, अगर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0 लिख लेंगे। उदाहरण के लिए दूसरा एक सवाल लेके देखते हैं, छोटा सा सवाल लिखते हैं 0.578। अब देखिए अब इसका क्या आप लोग बता पाएंगे, बहुत आसानी से बता पाएंगे। सर इसमें कुछ नहीं करना है, हमको पूरा 578 लिख लेना है, 578 लिख लेना है, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उसको माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद कितनी संख्या, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 है तो वो 0 लिख लेंगे। और फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो हम जब डिवाइड कर लेंगे, इसको प्रेजेंट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 8 से 5 को माइनस कर देंगे तो हमको 3 मिलेगा, और फिर 7 मिलेगा, और 573 डिवाइडेड बाई 990 मिल जाएगा। क्या आप लोग को ये समझ में आया, तो आप कहेंगे हाँ सही समझ में मुझे आ गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं, और उदाहरण लेके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हम जो समझ रहे हैं उसको कहीं किसी और तरह से अगर प्रश्न आया तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए लिख दिया है 2.578 लिखा और बार लगाया सिर्फ 8 के ऊपर। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर 2 लिखा है, 2 पूर्ण संख्या है, उसके बाद डेसिमल के बाद वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसको प्लस लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 को अलग ही कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए। और इसको कैसे रखना है, जैसे मैंने बताया था वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 578। क्या लिखेंगे, 578, और माइनस करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 8 के ऊपर नहीं, 78 के ऊपर पूरा है, तो 578 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, 5 कर लिया, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, कितने के ऊपर ये लिखा है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 2, तो 2 बार 9 लिखेंगे, और कितने के ऊपर नहीं लिखा है तो 0 लिख लेंगे। और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 2 + 573 अपॉन 990। और ऐसे प्रश्न को कैसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे सर ऐसे लिखते हैं, 2573 डिवाइडेड बाई 990, ऐसे लिखा जाता है। इसको सॉल्व जब करते हैं तो कैसे लिखा जाता है कि 990 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें 573 जोड़ देते हैं, तो वो हम एक पूरा डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं 2 सही 573/990, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उसी तरह, तो इसको इसमें क्या करेंगे, आप जब इसको लेंगे एलसीएम तो ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, और जो आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, और बटन 990 हो जाएगा नहीं, वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रही है। तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर इसको लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं और उदाहरण लेके देखते हैं।
उदाहरण के रूप में हम लोग एक सवाल देखेंगे यहाँ पर, सिंपल सवाल है, थ्री क्यूब रूट यह लगाएंगे और 0.0 और 37 लिख दिया, 37 और पूरे पे बार लगा दिया। क्या किया? पूरे पे बार लगा दिया। अब इसको कैसे आप शो करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसको कैसे शो करें? तो इसको लिखेंगे 3, इसको शो करना है तो आप क्या लिखेंगे? पूरा 037 लिखेंगे और पूरे के ऊपर बार है ना, तो कितने? 999 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो कहेंगे हाँ ले सकते हैं। ये जीरो का कोई मतलब, जीरो किसी संख्या के पहले लगी हो तो उस जीरो कोई महत्व नहीं हो, तो जीरो हट गया। और 37 से क्या 999 जाएगा? तो कहेंगे हाँ चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 37 इंटू 27 से जाएगा, तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 999 मिलेगा। तो ये आएगा 1/27। इसको आप लोग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया 3, ये होगा 1/27 और 1/27 हो गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? जब यहाँ पर क्यूब रूट दे रखा है तो 1/27 अपॉन 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो कहेंगे लिख सकते हैं, इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन ये कितना है? 3 इंटू 3 मतलब 3 3 9 9 3 27, मतलब कि 3 की पावर 3 है। जब ब्रैकेट खुलेंगे तो इसकी पावर 1/3 होगा और इसकी भी पावर 1/3 होगा। और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 बचेगा। और 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 1 ही होता है, तो 1/3 हो जाएगा। और 1/3 को और क्या लिख सकते हैं? तो 1/3 को लिख सकते हैं 0.3 बार। क्या इसको ले सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 3 ये नीचे उठा के हम लोग 3 बार लगा दिए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं किए हैं, हमने 1 को 3 से डिवाइड किया है। चलिए देखिए क्या ऐसा हो रहा है। तो यहाँ हमने 1 लिखा, जाएगा नहीं तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 3 3 का 9, फिर देखिए 1, फिर 0 आया, 3 3 का 9, फिर 1 आया, फिर 3 3 का 9। अब देखिए क्या शेषफल बदलेगा? आपको लग रहा है बदलेगा? आप करके देख लीजिए 2-3 बार, नहीं बदलेगा। हमेशा शेषफल एक ही आएगा और हमेशा वो 10 को ही डिवाइड करेंगे 3 से और हमेशा 3 टाइम्स जाएगा, 3 करेंगे तो बार 3 होगा, रिपीटेशन होगा। तो हमने इसको आपको बता दिया कि 3 के ऊपर एक बार लगा के सभी 3 को यहाँ से हटा देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। तो क्या आप लोग की समझ में आ गया पूरा? तो रिकरिंग नंबर को प्रेजेंट करने का ये एक आसान तरीका है, ठीक है। रिकरिंग नंबर इसी तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा आपकी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो, सब में रिकरिंग नंबर पे इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट और उसका प्रेजेंटेशन, एक सवाल भी आपको बता दिया मैंने। अब जब होगा, जब मैं इस पर सवाल लेके आऊँगा, मिक्स सवाल लेके आऊँगा, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा।